प्यार साथियों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और दोस्त अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, हम लोग RRB ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें दोस्त हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको सारे PYQ कराए थे। आज प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे और दोस्त इसमें भी सारे PYQ होंगे। दोस्त, आप इन प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, ये आपकी परीक्षा के लिए कारगर साबित होंगे। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो दोस्त, आज शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 6 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। दोस्त, RRB NTPC 28 अप्रैल 2016 का प्रश्न है दोस्त। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझेंगे। कौन सी गलत जोड़ी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार गुप्त वंश, राजराज चोल वंश और कनिष्क कुषाण वंश। ये दोस्त इसके शासक दिए हुए हैं। तो चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सही है। अगला दोस्त, बिंबिसार की बात की जाए, पहले राजराज की बात की जाए तो दोस्त राजराज चोल, ये चोल वंश का शासक है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, ये तीनों सही है। लेकिन दोस्त, अगर बिंबिसार की बात की जाए तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, गुप्त वंश का नहीं है, हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है। तो दोस्त, हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश कहाँ पर शासन करता था? तो हर्यक वंश मगध पर शासन करता था, मगध पर शासक। दोस्त, हर्यक वंश की अगर और बात की जाए तो इसका शासनकाल 544 BC से 185 BC तक रहा है। इसका जो संस्थापक है वो बिंबिसार, संस्थापक बिंबिसार। दोस्त, बिंबिसार का अगर शासनकाल पूछा जाए तो आप बताएंगे 544 BC से 492 BC तक है। और दोस्त, पूरे इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल भी किसका है? बिंबिसार का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल, इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल, तो दोस्त कितने वर्ष का हो गया? ये हो गया 44 और 8 52 वर्ष। ये 52 वर्ष का हो गया। ये दोस्त हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार, इसका शासनकाल 544 से 492 ईस्वी तक रहा है। ठीक है दोस्त, आगे जानेंगे दोस्त हर्यक वंश। पहले जानेंगे मगध पर कितने राजवंश हुए। तो दोस्त, मगध पर कुल 4 राजवंश हुए थे। मगध पर शासन करने वाले वंश, तो दोस्त कौन कौन से? आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। हसना मना है, हसना मना है या हसीना मान गई। तो हा से एच से हो जाएगा दोस्त हर्यक वंश, हर्यक वंश। सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा दोस्त नंद वंश और एम से मौर्य वंश। ये दोस्त मगध पर शासन करने वाले 4 जो वंश है वो है। दोस्त, जो मगध है प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुए हैं। उनमें से जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और अगर वर्तमान में मगध की बात की जाए तो वर्तमान में ये बिहार, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है दोस्त वो क्या है? ये मगध का
क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्त। और उसके बाद अगर बात की जाए कि जो प्राचीन मगध है, तो प्राचीन मगध बिंबिसार है, इससे पहले भी इसका संस्थापक कौन था मगध का, तो प्राचीन मगध पर शासक जो हुआ, प्राचीन मगध पर शासक या संस्थापक जो हुआ वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ। और इसका एक पुत्र हुआ है दोस्त, जिसका नाम है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। ये महाभारत कालीन राजा की बात हो रही है। ठीक है दोस्त। अगर बिंबिसार के बारे में और बात की जाए तो दोस्त इसका एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ये पुत्र है। और दोस्त इसी पुत्र ने बिंबिसार की हत्या की और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ गया। तो दोस्त इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पितृहंता। दोस्त प्रथम पितृहंता का मतलब क्या है? इसके बाद भी कोई और पितृहंता है, पिता को मारने वाला है। तो दोस्त अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ था, उसने भी अपने पिता मतलब अजातशत्रु की हत्या की और उसके बाद गद्दी पर बैठा था। तो इसलिए प्रथम पितृहंता अजातशत्रु और द्वितीय पितृहंता इसका बेटा उदयन है, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और बाद में राजधानी भी बनाया। तो दोस्त जब इसके जो शासक है, इसके जो शासक अपने पिता की हत्या करके शासन कर रहे हैं, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या दोस्त? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कहा जाता है। और दोस्त अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, राजधानी कहाँ थी, तो दोस्त इसकी राजधानी थी गिरिब्रिज। गिरिब्रिज। ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो दोस्त बिंबिसार मगध का शासक था और इसकी राजधानी गिरिब्रिज। गिरिब्रिज या राजगीर कहते हैं या राजगीर है। ठीक है दोस्त, ये इसके नाम है। लेकिन इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु का शासनकाल अजातशत्रु दोस्त 492 बीसी से और 460 बीसी तक रहा। ठीक है दोस्त। ये अपने पिता की हत्या करके बैठा था गद्दी पर। इसे इसे क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता कहते हैं। फिर इसका जो बेटा हुआ उदयन, उदयन हुआ दोस्त। और जो उदयन का शासनकाल है वो है 460 से 444 तक दोस्त। ये 460 बीसी से 444 बीसी तक। जो दोस्त उदयन है, इसने एक नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र को बसाया। और दोस्त इसने इसे फिर बाद में राजधानी भी बनाया। बाद में राजधानी बनाया। तो दोस्त ये है हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्त मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन, कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इसका राजगीर। दोस्त हालांकि बाद में वैशाली भी बनी, वैशाली बाद में राजधानी बनी थी, लेकिन वो
आपके शशनाग वंश में मतलब नाग वंश में बनी थी। तो इसकी तब दो राजधानी हुआ करती थी, एक राजगीर और वैशाली। तो दूसरी राजधानी के नाम से वैशाली को भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है, आज संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए। कितने थे दोस्त? संख्या में 16 थे जो महाजनपद हो गए। दोस्त अगर इस महाजनपद की जानकारी, इसका जो स्रोत है कहां से पता चलता है, तो जानकारी का स्रोत, जानकारी कहां से मिलती है दोस्त? तो सबसे पहले एक तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय दोस्त ये बौद्ध धर्म का है। एक तो इसमें मिलती है जानकारी, और दूसरा भगवती चरण या भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये दोस्त जैन धर्म का है। तो इन दोनों में जो महाजनपद हुए थे ये दोस्त क्या थे? गंगा घाटी के पहले जनपद थे। तो गंगा घाटी में ये 16 जनपद थे, वो बाद में जब शक्तिशाली हो गए तो उनको महाजनपद के नाम से जाना गया। और इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म और भगवती सूत्र जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्त प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कौशल नाम से। दोस्त अभी वर्तमान में अगर अवध की बात की जाए तो इसे फैजाबाद, अयोध्या के नाम से जाना जाता है, अयोध्या। और ये दोस्त ये कहाँ पे है वर्तमान में? तो यूपी में स्थित है। कहाँ है दोस्त? यूपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर, सोनी जी की नसिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्त सोनी जी की नसिया मंदिर ये कहाँ पे है? अजमेर में है, और ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। जो दोस्त भगवान ऋषभ देव है ये जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक, संस्थापक, या फिर यूं कहें कि ये प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर। तो दोस्त अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्त? महावीर है। और अगर अजितनाथ की बात की जाए दोस्त, तो दोस्त अजितनाथ की अगर बात की जाए तो अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर है। कौन से? दूसरे तीर्थंकर है। ठीक है दोस्त, अब समझते हैं थोड़ा सा जैन धर्म को, और इसमें जानेंगे महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। तो दोस्त महावीर स्वामी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 540 बीसी में हुई, 540 बीसी में। और मृत्यु दोस्त अगर बात की जाए तो जन्म पहले कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली। और दोस्त अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी 468 बीसी में, 468 बीसी में हुई थी। दोस्त अगर इनके पिता की बात की जाए तो पिता इनके सिद्धार्थ है, माता त्रिशला, त्रिशला जो लिच्छवी के शासक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्त, अच्छा इनके एक भाई है
भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और दोस्त अगर इनकी पत्नी की बात की जाए, पत्नी, तो इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री अनोज्या, प्रियदर्शनी, अनोज्या प्रियदर्शनी। और दोस्त इनके दामाद की बात की जाए तो दामाद जमाली। जमाली वो व्यक्ति हैं जिनको महावीर स्वामी ने सबसे पहली बार शिक्षा दी थी। जो पहला उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था वो अपने दामाद जमाली को दिया था। और जैन धर्म के अगर बात की जाए पहले अनुयायी, मतलब महावीर स्वामी के पहले अनुयायी की बात की जाए तो दोस्त कौन हो जाएंगे? उनके दामाद जमाली ही उनके पहले अनुयायी बने थे। तो दोस्त इनके अगर वंश की बात की जाए तो इनका जो वंश है वो जात्रक कुल है, जात्रक कुल के थे। ठीक है दोस्त, ये हो गया महावीर स्वामी के बारे में। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है ये बिहार के पावापुरी में है। बिहार के पावापुरी में है। और इसका दोस्त अगर निर्माण की बात की जाए तो इनके भाई राजा नंदीवर्धन ने किया था। इनके जो बड़े भाई हैं राजा नंदीवर्धन, इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से अनुयायी थे? तो दोस्त 24वें तीर्थंकर थे। और दूसरे की बात की जाए तो दोस्त अभी आपको बताया था अजितनाथ, अजितनाथ। और दोस्त अगर पहले की बात की जाए फर्स्ट तो ऋषभनाथ, 23 में की बात की जाए तो दोस्त पार्श्वनाथ। इन्होंने दोस्त 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 आर्य सत्य। तो वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे दोस्त? पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। दोस्त सत्य का मतलब है कि व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कभी किसी जीव की हत्या ना करें। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और दोस्त अपरिग्रह का मतलब है धन संचित ना करना, धन संचित ना करना। ये इसका मतलब होता है दोस्त अपरिग्रह का। इसमें महावीर स्वामी जब आए तो भगवान महावीर स्वामी ने इसमें एक पांचवा और जोड़ा था। पांचवा जोड़ा था ब्रह्मचर्य। और ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर जी ने जोड़ा। ठीक है दोस्त, तो जैन धर्म में कुल कितने आर्य सत्य हो गए हैं? 5 आर्य सत्य हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म में तीर्थंकर कैसे कहते हैं? तो दोस्त जैन धर्म में तीर्थंकर की बात की जाए तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है वही क्या है दोस्त? तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त, अगला निम्नलिखित में से कौन से स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्त जैन धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्त, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है।
राजस्थान के माउंट आबू, माउंट आबू पर है। और दोस्त श्रवणबेल गोला, यहाँ पे जो एक मंदिर है ऋषभनाथ से संबंधित है। और दोस्त कुशीनगर, कुशीनगर इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि कुशीनगर जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, और जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या फिर यूं कहें कि उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है दोस्त, आगे दोस्त आज कल आपको सुबह 10 बजे 10 में जैन धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्त यहाँ पे हमने जैन धर्म को पढ़ा, उसके बाद जो भी जानकारी बची हुई है और संपूर्ण जानकारी कहें हम तो सुबह 10 बजे आपको कल मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो वीडियो देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्त ये निर्धारित आयु कितनी है? तो दोस्त जो निर्धारित आयु है वो 14 वर्ष होगी। कितने? 14 वर्ष। दोस्त आर्टिकल 24 के अनुसार जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उन्हें किसी भी जोखिम भरे खदान या कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। और ये दोस्त कहाँ कहा गया है? ये संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है, लेकिन इसके लिए एक कानून बना था, बाल श्रम निषेध अधिनियम। ये दोस्त कब आया था? ये 1986 का है। इसमें इसके लिए दंड बताया गया है। तो दोस्त आर्टिकल 24 हो गया, आर्टिकल 23 को भी देख लो। आर्टिकल 23 ये कहता है बलात्श्रम, बलात्श्रम निषेध। इसका मतलब यह है दोस्त कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं करवा सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बलात्श्रम अगर किसी व्यक्ति की मर्जी है तो ही वो काम करेगा। अगर आप अपनी मर्जी से जबरन उस पर थोप कर काम करवाना चाहते हैं तो आर्टिकल 23 का हनन माना जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? संविधान सभा के दोस्त अगर बात की जाए तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। दोस्त अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्त जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। दोस्त 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये जो बने थे, ये पहली मीटिंग जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना गया। लेकिन दोस्त जब सेकंड मीटिंग हुई, सेकंड बैठक, ये 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्त अगर इसकी तीसरी मीटिंग की बात करें तो तीसरी मीटिंग जब हुई थी, थर्ड बैठक, तो इसमें पीटी जवाहर नेहरू ने पहले हुई कब? ये 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पेश की, प्रस्तावना को पेश किया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं दोस्त। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात की जाए तो दोस्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है दोस्त। अगर मसौदा समिति के गठन की बात की जाए तो गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और दोस्त जो मसौदा समिति में इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्त, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन अगर संविधान सभा की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे, जो दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आगे दोस्त, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्त तारामंडल के नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ नाम की एक एजेंसी है, ये किसी भी तारामंडल का नामकरण करती है। ठीक है दोस्त, अगला है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। दोस्त किसी भी तारे में अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये 70 से 90% तक हाइड्रोजन होता है, और अगर हीलियम की बात की जाए तो 30 से 10% तक आपका क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा। ठीक है दोस्त, किसी भी तारे में। बंगाल, अगर दोस्त अब तक की बात की जाए कि कुल कितने तारामंडल हैं, तो लगभग 88 तारामंडल। कितने? 88 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। तारामंडल खोजे जा चुके हैं। और दोस्त इन 88 तारामंडल में जो सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल, उसका नाम है दोस्त हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा नाम का जो तारामंडल है वो अभी तक सबसे बड़ा तारामंडल है, और ये कुल 88 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। ठीक है दोस्त, अगला है बंगाला उत्सव मुख्य रूप से में मनाया जाता है। तो दोस्त बंगाला उत्सव की बात की जाए तो बंगाला मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ दोस्त? मेघालय में। और मेघालय में क्या क्या मनाया जाता है? बेहंदी नखलम, नखलम, और दोस्त यहाँ पे नोक क्रेक होता है, नोक क्रेक उत्सव होता है, बंगाला होता है, बंगाला होता है। और दोस्त यहाँ पे बंगाला, और दोस्त इसके बाद यहाँ पे सादसुक, सादसुक, स्ट्रॉबेरी, ये उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं दोस्त? ये सभी के सभी मेघालय में मनाए जाते हैं। दोस्त अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में हल्दा, साजो, बांचो, तो ये दोस्त कहाँ मनाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के उत्सव है। ठीक है दोस्त, उत्तराखंड की बात की जाए तो दोस्त उत्तराखंड का फूलदेई, फूलदेई उत्सव बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है उत्तराखंड का। ठीक है दोस्त, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए एक बार। मेघालय, राजस्थान, झारखंड और गुजरात। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड में और कौन कौन से हैं? फगुआ उत्सव, फगुआ, सरहुल,
हो गया, फगुआ हो गया, और दोस्त कौन कौन से हो जाएंगे? जावा, भगता पर्व, कौन सा? जावा उत्सव, भगता पर्व, ये दोस्त कहाँ पे हो जाएंगे? झारखंड के उत्सव हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्त लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है डायोप्टर। क्या हो जाता है दोस्त? डायोप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो उसके व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब अगर फोकस दूरी मीटर में है तो इसे हम डायोप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? डायोप्टर। यहाँ पे जहाँ फोकस दूरी जो है एफ, इसे कहेंगे हम फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये किस में होगी दोस्त? मीटर में। तो दोस्त फोकस दूरी अगर मीटर में है तो इसके व्युत्क्रम को हम क्या कह देते हैं? लेंस की क्षमता, मतलब डायोप्टर कहते हैं। ठीक है दोस्त, आगे हाइपरमेट्रोपिक, तो इसे दोस्त कहते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दोस्त जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मायोपिक की बात की जाए तो दोस्त इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दोस्त? जो निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। तो इसको दूर करने के लिए इसमें अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, अगर प्रेस बायोपिक की बात की जाए तो दोस्त इसे जो जारा लग जाता है आंखों में तो इसे क्या कहते हैं दोस्त? तो दोस्त प्रेस बायोपिक को दूर करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्त उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति दोस्त जो शक्ति है वो क्या है? किसी निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। किसी निश्चित समय में, P फोर्स पावर, किसी निश्चित समय में, तो T और यहाँ W। तो किसी निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति कहते हैं। अगर W को जूल ले लिया जाए, क्योंकि W कार्य हो गया, कार्य का मात्रक जूल, और समय का क्या हो गया? सेकंड। तो दोस्त इसका एक मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है और इसी को हम कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं? वॉट। तो उद्योग में शक्ति की इकाई की बात की जाए तो दोस्त अश्व शक्ति होता है और एक हॉर्स पावर, इसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, 746 वॉट, या कहें हम जूल पर सेकंड। क्या कहते हैं दोस्त? जूल पर वॉट या जूल पर सेकंड, ये भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्त भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? तो वे परिवर्तन जिसमें अवस्था बदल तो जाती है लेकिन फिर से पूर्व अवस्था में वापस आ सकते हैं। तो वे सभी परिवर्तन जिसमें किसी कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है लेकिन फिर से वो अपनी अवस्था में वापस आ सकता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे द्रवों का, ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का केंद्रण, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। दोस्त अगर ठोस द्रव में पिघल जाए तो इन्हें फिर से ठोस बना सकते हैं। जैसे अगर बर्फ का पिघलना, तो दोस्त अगर बर्फ पिघलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, बर्फ सॉलिड फॉर्म में ठोस है, अगर पिघलेगी तो द्रवित हो जाएगी, लेकिन फिर से बर्फ को फ्रीजिंग करके ठोस बनाया जा सकता है। तो दोस्त ये तो भौतिक परिवर्तन है।
गैसों का द्रवीकरण, दोस्त जो गैसें हैं उनको भी हम द्रव में बदल सकते हैं, तो इसे फिर से गैस में बनाया जा सकता है। जैसे अगर जो बाष्पीकरण है, बाष्प जो होता है, बाष्प से जल का बनना, तो दोस्त इसमें क्या है, जल से बाष्प और बाष्प से जल बना सकते हैं। द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, इसका उल्टा हो गया। लेकिन दोस्त अगर पदार्थों में कन्वर्ट की बात की जाए तो इससे हम इसकी जो पिछली अवस्था है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पदार्थों में कन्वर्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो दोस्त अगर दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे सभी परिवर्तन जिनमें हम उनकी पूर्व अवस्था में वापस नहीं जा सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो दोस्त यहाँ रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन जैसे कागज का जलना, दोस्त अगर कागज जल के राख हो गया तो राख से कभी कागज नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, दूध से दही बनना, दही बनना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और दोस्त और क्या क्या हो सकते हैं, इसी तरह से जो जिनमें हम उनकी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला, इनमें कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्त जो ऊर्ध्वपातन है ये फिजिकल है, स्थलीकरण फिजिकल है, आसवनी फिजिकल है। जो निष्क्रियकरण है इसको दोस्त क्या कहेंगे, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो दोस्त मकड़ियों के अध्ययन को याद करने के लिए ऐसे हम याद करेंगे, एक अर्चना नाम की लड़की है और वो जैसे ही मकड़ी को देखती है डर जाती है। अर्चना नाम की लड़की है, वो मकड़ी को देखती है तो डर जाती है। तो अर्चना से अर्कना, अर्कनोलॉजी, कौन सी दोस्त, अर्कनोलॉजी, ये किसका, मकड़ियों का अध्ययन है। ठीक है दोस्त, अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो मानव सभ्यता का अध्ययन, मानव सभ्यता का अध्ययन। दोस्त अगर एंथ्रोलॉजी की बात की जाए तो मानव विकास का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो जहां थ्रो आएगा दोस्त, एंथ्रो आएगा वहां पे मानव की बात होगी, तो एंथ्रोलॉजी का मतलब है मानव विकास का अध्ययन। लेकिन यह एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब मानव सभ्यता का अध्ययन। एपियोलॉजी दोस्त आप ही कौन आ जाती, मधुमक्खियां, तो मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन। और दोस्त साइनोलॉजी, साइनोलॉजी होता है कुत्तों का अध्ययन, कुत्तों का अध्ययन। और दोस्त सर्पेंटोलॉजी की बात की जाए, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, तो दोस्त सर्पेंटोलॉजी जो होता है ये होता है सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया अध्ययन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है दोस्त। तो पैलियोंटोलॉजी जो होता है वो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित होता है। दोस्त जीवाश्म क्या होते हैं, जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, सड़ी गली चीजें होती हैं, उनके बारे में जानना, जो प्राचीन समय में चीजें थी उनके बारे में जानना, जीवाश्म जो होते हैं तो उनको जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगला है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का कलर कैसा होता है? तो दोस्त पैडलॉक का कलर ग्रीन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील
विकासशील लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। विकासशील लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, तो दोस्त कौन सा होता है? तो प्रकाश, आर्द्रता, वायु या तापमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। तो जो जीव है उनके लिंग निर्धारण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तापमान है। हालांकि ये सभी कारक महत्वपूर्ण है अपने आप में, लेकिन इन सभी में अगर बात की जाए तो तापमान सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? अगर बात की जाए मगरमच्छ, कछुआ और जो कुछ मछलियां होती हैं, ये दोस्त अपने जो शिशु होते हैं, ये अपने शिशु अपने अंडे देने के लिए एक तो उचित तापमान का निर्धारण करते हैं। दोस्त अगर टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो इनके जो अंडे हैं उनसे बनने वाली संतान है मादा होगी। और दोस्त अगर टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम है, तो बनने वाली संतान है नर होगी। और दोस्त अगर टेम्परेचर कम है तो इनका भ्रूणीय विकास भी बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात ये जो अंडे हैं उनमें उनसे बच्चे बनने की जो प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, तब जब टेम्परेचर कम होता है तब। अगला प्रश्न दोस्त, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्त एक पिरामिड बनाइए, एक ये पिरामिड होगा और इसमें जो सबसे निचला स्तर होगा, यहाँ कौन होंगे? यहाँ उत्पादक, दूसरे स्तर पर कौन होंगे? तो दोस्त दूसरे स्तर पर होंगे शाकाहारी, या इन्हें कहे प्रथम उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे होंगे दोस्त मांसाहारी, इन्हें हम कहें तो द्वितीय उपभोक्ता। और दोस्त अगले जो चरण है इसमें होंगे सर्वाहारी, इन्हें कहेंगे हम दोस्त तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्त इसमें अगर लेवल की बात की जाए तो ये आपका फर्स्ट लेवल, ये सेकंड स्तर, ये थर्ड स्तर और ये फोर्थ स्तर। ठीक है दोस्त, तो कौन सा पूछा गया है? छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन से स्तर पर है दोस्त? तो तीसरे स्तर पर। कौन से स्तर पर? तीसरे स्तर पर है। तो दोस्त ये था आज का प्रतिशत 25 सवाल। दोस्त प्रतिशत कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए प्रतिशत में और सुबह 8 बजे। तो जुड़े रहिए MLRD स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं अगली नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।